हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो में हमने किया था कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ पॉलिटिक्स के, जो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द। अब आपको पता होगा जो हमारा स्केड्यूल होता है, सेवन्थ स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करता है, 3 टाइप की लिस्ट हमें देता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें, इसमें ये हमारे विषयों को बांट देता है कि किस विषय पे किस टॉपिक पे कौन सी गवर्नमेंट है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, या दोनों मिलकर। तो जो यूनियन है उस पे जो है हमारे इस टाइम 100 जो विषय हैं वो शामिल हैं। स्टेट में हमारे 61 विषय जो है वो शामिल है। और कंकरेंट लिस्ट की बात करें, इसमें है 52 टॉपिक्स। तो जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है वो 100 विषय जो ऐसे हैं जिन पर वो कानून बना सकती है। स्टेट हमारी 61 विषय पर कानून बनाती है। और जो हमारा कंकरेंट लिस्ट है, इसमें हमारे 52 है, जिस पे दोनों, मतलब कि यूनियन भी और स्टेट भी दोनों कानून बना सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा, अगर हम इसे देखें तो जो यूनियन लिस्ट है, इसमें हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको याद रखने हैं, जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि ये एक टॉपिक किस में आता है। तो अगर हम बात करें, जैसे आपको ऐसे याद रखना है कि जो आपके जो भी मेन जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि रक्षा, ठीक है, डिफेंस। तो डिफेंस आपको खुद से ही लग जाएगा कि डिफेंस पे कौन कानून बना सकता है। स्टेट तो नहीं बनाएगा ना डिफेंस पे। डिफेंस एक लार्ज आइटम है, तो एक लार्ज स्केल पर आता है, तो उस पर हम क्या यूज़ करेंगे, वो आपको ऐसे याद रखना है कि उस पर जो हमारे कानून है वो यूनियन बनाते हैं, गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाती है। सो इसमें आपके अदर हम बात करें तो जैसे रेलवेज़ हो गया, ठीक है, टेलीफोन्स हो गया, जो आपके एटॉमिक एनर्जी होता है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, या फिर आप बोल सकते हो हाईवेज़, ठीक है, या जो आपके पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह से रिलेटेड हो गया, जनगणना से रिलेटेड जो लॉज वगैरह होते हैं, आपकी जो करेंसी है उससे रिलेटेड जो हमारे जो भी लॉज हैं, और जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, ठीक है, टैक्स होते हैं, टैक्स भी कौन सा, जो हमारे न्यूज़पेपर पर एडवर्टाइजमेंट में जो टैक्स है, या फिर कॉरपोरेशन टैक्स जिसको बोलते निगम कर है। ठीक है, तो जो ऐसे मेन टॉपिक्स हैं, डिफेंस, रेलवे, हाईवेज़, तो ये सब हमारे इस पे कानून बनाते हैं यूनियन लिस्ट। ठीक है, दूसरा हम बात करें स्टेट पे, तो स्टेट में कौन है, स्टेट में वो टॉपिक्स आएंगे जिसपे स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है। जैसे इसमें आप सिंपल ले सकते हो, जैसे हमारे मेले लगते हैं, ठीक है, तो मेले की तो नहीं कि उसको सेंट्रल लेवल करवाएगी, उस पर जो भी कानून है वो छोटे लेवल, मतलब कि उस स्टेट बनाता है मेले पर। ठीक है, मेले हैं, कोई एग्रीकल्चर टैक्स है, आपका भूमि कर है, और जो आपके पुलिस हो गया, पुलिस भी आपका किस में आता है, स्टेट में आता है। ठीक है, पुलिस भी स्टेट में आएगा। उसके बाद हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, या फिर स्थानीय शासन है, तो पुलिस आता है इसमें, ठीक है, हॉस्पिटल आता है इसमें, एग्रीकल्चर टैक्स आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ही आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, द लास्ट वन इज़ कंकरेंट लिस्ट, जो इस क्वेश्चन का आंसर है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें हमारा आता है, जो मेन याद रखना है आपको, एक एजुकेशन, एक आपका फॉरेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो शिक्षा है, वन है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली। ठीक है, इन सब पे दोनों मिलके कानून बना सकती है। ठीक है, स्टेट, जो भी स्टेट भी और सेंट्रल लेवल पर भी। तो जो एजुकेशन की अगर हम बात करें, ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियली यूज़ किया जाता है इंडिया के द्वारा, किसके लिए, अपने ऑफिशियल वर्क के लिए जो यूज़ करता है, ठीक है, इंडिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वाइट पेपर। ठीक है, राइट आंसर इज़ वाइट पेपर। तो आपको याद रखना है, जो इंडिया है उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वाइट पेपर। और अगर हम ग्रीन बुक की बात करें, ये यूज़ किया जाता है इटली और पर्शियन। ठीक है, और जो येलो बुक है ये यूज़ की जाती है बाय फ्रांस, और ब्लू बुक बाय ब्रिटेन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन उसको यूज़ करता है ब्लू बुक को। तो याद रखना है, इसका आंसर है वाइट पेपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच ऑफ विच एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये इजी है, जो द्वैत शासन है, ठीक है, वो हमारा कब लागू हुआ था। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1919, 1935, तो इन दोनों में से कौन सा होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म।
ठीक है। तो जो मॉन्टेग्यू थे इसमें वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो चेम्सफोर्ड है वो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रोविंसेस में लागू की थी डायरकी, ठीक है। जो डबल द्वैत शासन है वो लागू किया था प्रोविंसेस में। और जो 1935 का एक्ट है इसने लागू किया था डायरकी को सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। ये इसका बहुत मेन डिफरेंस है, इसने प्रोविंसेस पर लागू किया था, उन्होंने प्रोविंसेस से हटाकर सेंट्रल लेवल पर जो है डायरकी सिस्टम लागू किया था। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस की गई थी डायरकी सिस्टम इंडिया में वो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। So the next question is the legal advisor to the state government is known as। तो जो स्टेट अभी स्टेट गवर्नमेंट है, एक होता है हमारा सेंटर पर, आपको पता हो सेंटर पर हमारा होता है विधि कमीशन जिसको हम बोलते हैं, विधि आयोग होता है, और विधि ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल। तो अगर हम बात करें तो वैसे ही हर स्टेट में भी एक लीगल एडवाइज़र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल, ठीक है। इज़ नॉन एज एडवोकेट जनरल। तो अगर हम बात करें एचपी की, तो एचपी का जो एडवोकेट जनरल है वो है अशोक शर्मा, और जो एडवोकेट जनरल है इसका पद आता है 165 आर्टिकल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट इज एडवोकेट जनरल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ रिट्स दैट कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज़। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो कितने प्रकार की कितनी वो रिट जारी कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा 5, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारा आर्टिकल आता है 32 जिसको बोलते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इसको बोला गया था बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा था कि ये हमारा हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। हर जो पूरा फंडामेंटल राइट्स है वो पूरा जो निचोड़ है या पूरा मेन इसके ये हर मतलब फंडामेंटल राइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी में कहा गया है कि अगर किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा खटखटा सकता है, ठीक है, या हाई कोर्ट में भी वो जा सकता है। तो ये जो रिट्स है इसको इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, तो वो होते हैं हमारे 5, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेंशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द। अब जो हाई कोर्ट जज है, ठीक है, उसकी जो पेंशन है, अब आपको याद रखना है जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जो सबकी जो भी अलाउंस है, जो भी सैलरीज हैं, पेंशन है, वो किससे दी जाती है, कंसोलिडेटिंग फंड ऑफ इंडिया, जो आता है हमारा आर्टिकल 266 में आता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और आपको याद रखना है इससे पैसे निकालना इतना इजी नहीं होता है, इसको पैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट्री लॉ पास करना होता है, ठीक है, अधिनियम लाना होता है, ठीक है, अगर आपको इससे कंसोलिडेटेड जो हमारा फंड ऑफ इंडिया है उससे अगर आपको कोई भी मनी विड्रॉ करनी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन। तो प्रेसिडेंट जो है वो, अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो राज्यसभा है इट इज़ अ परमानेंट बॉडी जिसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो लोकसभा है इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो किसके एडवाइस पर करता है, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। तो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। और आपको पता होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है, वो सभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद आता है द नेक्स्ट इज द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। अब ऑफिस जो है प्राइम मिनिस्टर का, अब जो भी अगर किसी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है हमारे आर्टिकल्स में है, तो वो हमारा क्या मतलब होता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है, इन प्राइम मिनिस्टर का पद दिया गया है हमारे आर्टिकल 75 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है ये हमारे आर्टिकल में है, तो इसका मतलब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा आता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, ठीक है। ऐसे कई बॉडीज़ होती हैं जो हमारी, जैसे अटॉर्नी, हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, हमारे जो कैग होते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, क्योंकि इनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका उल्लेख किया गया है, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। अदर साइड अगर हम बात करें जैसे कि हमारा नीति आयोग है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, योजना आयोग, क्योंकि उनका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है, ठीक है। तो ये है हमारी संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज preamble enshrines the ideals of liberty, equality and fraternity, ideals inspired by the। तो जो हमारी preamble है, प्रस्तावना है,
ठीक है। तो उसमें जो ये वर्ड्स ऐड किए गए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इसको ऐड किया गया है। तो वो ये कौन सी कंट्री से लिया गया है, तो आपको पता होगा ये लिया गया है फ्रेंच से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यूएसए से, जो प्रेम्बल ही है अपनी, हमारी जो प्रेम्बल है वो लिया गया है यूएसए से, ठीक है। किसी ना किसी से हमने कुछ ना कुछ लिया है, जैसे कि अगर हम बात करें रशियन लिए, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, जो आयरिश है, आयरलैंड से क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बहुत एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ऐड किया है बाय फ्रेंच, ठीक है, फ्रांस गवर्नमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स इन। अब आपको पता होगा जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है, बट उसको और वो आता था हमारे आर्टिकल 31 में, ठीक है, आर्टिकल 31 में आता था, लेकिन उसको फिर एक अमेंडमेंट हुई, 44th अमेंडमेंट 1978 में, इसके तहत जो थी इसको हटा दिया गया। और अब हम बात करें तो अब इसको ऐड किया गया है आर्टिकल 300A में, ठीक है, याद रखना आपको ये 300A, आर्टिकल 300A और पार्ट 12, ठीक है, पार्ट 12 में इसको ऐड किया गया है। तो याद रखना है आपने 44th अमेंडमेंट 1978। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स। अब एज इट्स नेम इंडिकेट, बाई कैमरल, बाई का मतलब ही क्या होता है, डबल, ठीक है, जहाँ भी बाई होगा दैट मीन्स डबल या दो, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है सिंगल असेंबली एंड इलेक्टेड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ लोअर एंड अपर चैम्बर और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो सिंपल बात है कि जहाँ पे कोई डबल सीट्स हो, जैसे कि एक हमारा उच्च सदन, एक हमारा, ठीक है, लो सदन जो होता है, जैसे लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ लोअर एंड अपर चैम्बर, जैसे कि हमारा इंडिया है वहाँ पे बाई कैमरल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक अपर है, जैसे कि एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, कई स्टेट्स हैं उनमें भी विधान परिषद है और विधानसभा है, ठीक है। तो याद रखना है आपको लेजिस्लेचर जहाँ पे लोअर एंड अपर चैम्बर होता है वो हमारा होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द oath ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर बाय। तो जो ओएथ है, अब आपको पता है जो प्रेसिडेंट है उनको ओएथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। बट अगर हम बात करें, अब हमें पता है जो प्रेसिडेंट गवर्नर है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है स्टेट पर, ठीक है। जैसे हमारा प्रेसिडेंट वो पूरा एग्जीक्यूटिव होता है हमारे सेंटर का, उसी तरह से जो हमारा गवर्नर है वो क्या होता है, हमारी जो स्टेट है उसका हेड होता है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट इज गवर्नर, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट को ओएथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी तरह से जो हमारा हाई, अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर को ओएथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, जो क्योंकि स्टेट का सबसे ऊंचा कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट, तो वही उसको शपथ दिलाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, याद रखना इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। तो आपको एज पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको जैसे प्रेसिडेंट के लिए आपको कितनी चाहिए, 35 ईयर्स, वाइस प्रेसिडेंट की 35 ईयर्स, और लोकसभा में अगर बनना है तो 25 ईयर्स, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हम बात करते हैं राज्यसभा का, अगर आपको मेंबर बनना है तो आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 30 ईयर्स, ठीक है, 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हमने स्टेट के लिए पढ़ा था कि जो हमारा स्टेट के लिए जो लीगल एडवाइज़र होता है वो कौन था, एडवोकेट जनरल। अब हम बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर या पहला जो विधि कमीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, जो पहला विधि ऑफिसर होता है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये आता है हमारा आर्टिकल 76 में। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो आपका एग्जाम्स में बहुत बार आया है कि ऐसा कौन सा ऑफिसर है जो किसी भी संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वो उसमें फिर भी पार्ट ले सकता है, और ठीक है, और उसमें वोट भी नहीं दे सकता। तो ये है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एडवाइस प्रोवाइड करता है, कानून से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी टर्म्स की, तो इसकी कोई टर्म फिक्स नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल की जो ऑफिस है ये किसके प्लेजर पर रहता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ये पद ग्रहण करते हैं अपना। और अगर हम बात करें अभी जो हमारे जो प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है के वेणुगोपाल, ठीक है, याद रखना आपको। प्रेजेंट में जो है वो सब ऑफिसर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, सो द
दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।